हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपका कंप्लीट चैप्टर वाली सीरीज में, जिसमें हम 40 से 50 मिनट के अंदर अंदर आज पीरियोडिक टेबल जो है कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। हाँ यस, आपने सही सुना, ये रिवीजन सीरीज है एक्चुअली, है ना। इसमें आपको थोड़ा जल्दी थोड़ा फास्ट पढ़ाया जाएगा, जैसा कि बाकी चैप्टर्स बाकी सब्जेक्ट के आपको मिल ही रहे हैं ऐसा वाला, है ना। तो आईओसी का आज पहला लेक्चर है, आईओसी का आज पहला चैप्टर है, पहला जो आपका चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। मेरा नाम मोहित दाधीच है, ठीक है, और मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और पिछले 1 साल से मैं पीडब्ल्यू में ही पढ़ा रहा हूं। कुछ लोग मुझे जानते होंगे, कुछ लोगों के लिए मैं नया हूं। चलिए, इतना काफ़ी है मेरे इंट्रोडक्शन के लिए, सिर्फ नाम, है ना, क्योंकि टीचर से सिर्फ आपको मतलब कितना पता होना चाहिए, एक नाम ही पता होना चाहिए उसका, बस। बाकी तो अपन शुरू करते हैं। चलिए, तो मचाते हैं रिवीजन और कंप्लीट चैप्टर पढ़ते हैं। आइए शुरू करें भाई। सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूं मैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, देखो रिवीजन है तो काम काम की चीज पढ़ी जाएगी बेटा। पहले ही क्लियर कर देता हूं कि रिवीजन है तो काम काम का पढ़ेंगे, और उसके अंदर जो डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल वाला है, वो हम नहीं देखेंगे। जैसे कि वो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल हो गया, लेवोइजर क्लासिफिकेशन हो गया, डॉबर्नियर ट्राइड हो गया, है ना, ये सब चीजें इतनी काम की नहीं है, तो हम उनको यहां पर, क्योंकि हमको 40 मिनट में कवर भी करना है, समझ रहे हो ना, मजबूरी समझ रहे हो ना, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं डायरेक्ट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ से। और जो हमारी प्रेजेंट फॉर्मेट है, पीरियोडिक टेबल है, वो किस पर बेस्ड है, यहां लिखा हुआ है, वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। यानी कि जो हमारा एक लॉ है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी जैसे जैसे आप एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे, उनमें एक रेगुलर गैप के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ चेंजेस आते हैं उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। तो उसको हमने एक लॉ बना के लिख दिया। उसके बाद कुछ कॉमन जो सभी जानते हैं, आप में से सभी जानते हैं, टोटल पीरियड्स 7 होते हैं, टोटल ग्रुप्स जो हैं वो 18 होते हैं, टोटल ब्लॉक्स 4 होते हैं, ये सबको पता है, एस पी डी एफ। लार्जेस्ट ग्रुप, ये थोड़ा ध्यान रख लेना, लार्जेस्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का तीसरा ग्रुप, ठीक है, जिसमें 4 तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, और बाकी बचे हुए 32 एलिमेंट, बाकी बचे हुए जो 28 एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक के आते हैं, which includes lengthenoid series and actinoid series। lengthenoid and actinoid series जो है वो उसमें आती है। 14 + 14 एलिमेंट्स होते हैं उसमें, 28 प्लस 4 जो हैं वो आपके क्या होते हैं, डी ब्लॉक वाले होते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज है, इतना एटलीस्ट हमको हमारी पीरियोडिक के बारे में, पीरियोडिक टेबल के बारे में सबको पता होना चाहिए कि पीरियड्स कितने, ग्रुप कितने, किसको पीरियड कहते हैं। पीरियड होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस, रोज, हॉरिजॉन्टल रोज लिखा हुआ है। ग्रुप होते हैं आपके वर्टिकल कॉलम्स, है ना, उसको बोलते हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं आगे। ये रही पीरियोडिक टेबल, ठीक है भाई। इस पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है वो आईयूपीएससी ने ये चीजें हटा दी हैं, तो हम भी उसको हटा ही देते हैं, है ना। या इसका जो क्या बोलते हैं, ये चीजें हैं ना, थर्ड बी और ये चीजें मैं आपको हटाकर प्रोवाइड करा दूंगा। ऐसे नाम अब हटा दिए गए हैं, सिर्फ सीधा अब कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये जो आपको नंबर दिख रहे हैं सिंपल वाले, 18 तक ऐसे ही नाम है। तो ये जब आपको नोट्स मिलेंगे तो मैं यहां से उनको हटवा दूंगा, तब आपको अपडेटेड फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो ये इसमें कुछ नहीं है, आपको मिल जाएगी ये एज इट इज। और इसमें सबसे बड़ी बात है, निमोनिक्स भी लिखे हुए हैं। याद करने का जो तरीका होता है, जैसे साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक, यह सबको पता होता है। इसमें एस ब्लॉक वाले निमोनिक्स हैं सबके पास, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये चीजें आपने पहले पढ़ ली है, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो ना आपको पता होंगे निमोनिक्स वगैरह, तो सब कुछ निमोनिक्स इसमें लिखे हुए हैं, है ना। आपको निमोनिक्स अगर किसी के पास नहीं है तो मिल जाएंगे, अगर किसी के पास है तो वो अपने बने हुए हैं, तो वो अपने से याद कर ले। निमोनिक्स मेरे ही पढ़ाना कोई जरूरी नहीं कि सर वाले निमोनिक्स से ही याद करेंगे तो जादू होएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। चलिए शुरू करें। ये वाला आपको मिल जाएगा, इसको मैं ये जो आपको ये रोमन नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको हटवा कर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। चलिए, तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल हो गई। कुछ चीजें हमको ऐसी भी ध्यान रखनी होती है कि ये नाम कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी फॉर्मेट में इसका जो है कॉन्सेप्ट चलता है कि ये जो 1 है, जैसे 1 है, इसके लिए जैसे 101 का नाम लिखना है, तो 101 का नाम लिखा जाता है एक बार अन, फिर नील और फिर अन, ठीक है। तो अन फॉर 1
nil for 0, ये इस तरह से मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ। इधर लिखा हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं। नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। यस, तो 0 का होता है nil, ठीक है, 1 का होता है un, 2 का होता है bi, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन बोलते हैं इसको। ये कुछ नाम हमको यूज करने होते हैं। सपोज हमको 105 लिखना है तो 1 का उठाएंगे हम, है ना, 1 का क्या हो जाएंगे, 1 का उठाएंगे अन, फिर नील, फिर पेंट, और सफिक्स यूज करते हैं हमेशा ईएम। ये ईएम क्या है, सफिक्स होता है। सबके आगे ईएम सफिक्स लगाना है, तो नाम हो जाएगा अननिल पेंटियम। क्या नाम हो जाएगा, अननिल पेंटियम। इसका नाम हो जाएगा अननिल पेंटियम। UNP भी इसका लिख सकते हो। तो ऐसे खूब सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब नाम इसी तरह से लिखे गए हैं, ये दिए हुए हैं। अब अगर मान लो ये तो ठीक है, ऐसे नाम तो ठीक है, लेकिन जनरल नाम पूछ लिया तो क्या करेंगे, जैसे मेंडेलिवियम है ना, ये सारे जो आपके लॉरेंसियम है ना, रदरफोर्डियम है ना, डबनियम, ऐसे कुछ नाम पूछ लिए तो क्या करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक ट्रिक बनाई गई है, इस पर फोकस कर लें। ये ट्रिक बनाई गई है, ये ट्रिक आपको ऐसे नाम भी याद करवा लेगी। तो जो निमोनिक्स हमारे पास हायर एटॉमिक नंबर्स के नहीं हैं, वो निमोनिक्स हमको मिल गए हैं, और वो निमोनिक्स यहाँ पर इधर लिखे हुए हैं। तो ये एनसीईआरटी की टेबल है, और इधर लिखा हुआ सीधा सीधा आपके पास ट्रिक आ चुकी है। एक साथ आप यहां से ट्रिक से पढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए एकदम नया हो जाएगा, यहां वाली ट्रिक मैंने दे दी है। ऐसे एलिमेंट्स की भी ट्रिक आपको मिल गई है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी हमारा खत्म हुआ। आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरह के सवाल हमको देखने को मिलते हैं कि कोई भी पीरियड दे देगा और उसकी एनर्जी सीक्वेंस पूछ लेगा। तो सबसे बढ़िया जुगाड़ है इसका, और जुगाड़ क्या है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, अगर आपको ये याद है तो मैं बता रहा हूं, ये N for 1, N for 2, N for 3, N5, सॉरी N4, N5, N6 और N7। कितने पीरियड होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में? 7 पीरियड होते हैं। सातों पीरियड की एनर्जी सीक्वेंस का फॉर्मूला ये रहा। मतलब आपको खाली एक चीज है, याद करने का तरीका है, बस ये एक है जो एक बार है, बाकी सब डबल डबल है। एसपी देन वापस एसपी, एसडीपी देन वापस एसडीपी, एसएफडीपी देन वापस एसएफडीपी। यानी कुल मिला के यहां पर अगर आपको ये पता है, ये एकदम से याद कर लो, तो ये सवाल जो है IPMT 2011 में पूछा था N6 के लिए, आपको 6 के लिए छोड़ो, आप किसी के लिए पूछ ले। देखो 6 के लिए क्या पूछा है, NS, ठीक है। तो पहले क्या लिख देंगे हम, 6 के लिए क्या लिख देंगे, NS लिख देंगे। फिर उसके बाद N-2 में इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बाद N-1 D में जाता है, और उसके बाद NP में जाता है। तो ऐसी सीक्वेंस अगर आपको मिल रही है तो वो 6 के लिए भी होगी और 7 के लिए भी होगी, क्योंकि SFDP है। तो ये S, ये F, ये D, ये P। तो कभी भी पीरियोडिक टेबल में आप एक जब कंप्लीट पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो सबसे पहले आपको S ब्लॉक मिलता है, उसके बीच में F ब्लॉक आता है, थर्ड ग्रुप, उसके बाद D ब्लॉक आता है, और उसके बाद P ब्लॉक आता है। तो आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल इसी तरह से तो डिजाइन हो रखी है कि सबसे लेफ्ट में S ब्लॉक है और सबसे राइट में P ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिलिंग की सीक्वेंस ही यही होती है। ये जो फॉर्मूला है ये कुछ नहीं है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, N+L रूल पढ़ा है, वो N+L रूल से ही बना हुआ है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एनर्जी सीक्वेंस को आप देख लो, इसमें कहां पर जाएगा आंसर, जाएगा ऊपर फर्स्ट। ये लो फर्स्ट आंसर हो गया। ये सवाल मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि ये सिर्फ 6 के लिए नहीं सिखा रहा हूं, आपको किसी भी N के लिए, किसी भी पीरियड के लिए आप सीधा सीधा देख सकते हो। ठीक है भाई, ये तरीका है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक वाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा सा पहले से आपको चीजें पता है इसलिए मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि हमको ये चीज जो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो कि मोर इंपॉर्टेंट है इस वाली चीजों से, तो हमको प्रॉपर्टीज भी अभी आज सारी पढ़नी है, इसलिए थोड़ा सा हमको फास्ट पढ़ना पड़ेगा। चलिए, बाकी आपके पास नोट्स होंगे प्रॉपर, कुछ चीजें अगर जो पूरा आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है तो आप वहां से आप पढ़ सकते हो। आइए, ब्लॉक वाइज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम एस ब्लॉक की बात करें, है ना, तो एस ब्लॉक में इनर्ट गैस प्रीवियस,
ऐसा एक ब्रैकेट बनाओ, या फिर NS1 और या फिर NS2, NS1 से 2 होगा, ये S ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। D ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो D ब्लॉक का इनर्ट गैस प्रीवियस, ठीक है, और उसके बाद आपका NS1 2 हो सकता है, या इससे बेटर है हम ऐसा लिख सकते हैं 0 1 और 2 सभी हो सकते हैं। उसके बाद N-1D 1 2 10 होता है, ठीक है, ये डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अगर बीच में F आ जाता है तो वो पूरा भरा हुआ होगा। अगर बीच में F आ जाता है तो अगेन बोल रहा हूं 1 2 N-2 F और ये पूरा भर देना, उसके बाद N-1 D जो है वो 1 2 10 होगा। यानी कि मेनली तो हमारा जो चेंजेस इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंजेस हैं वो या तो यहां होंगे या यहां होंगे। सीधा सीधा हिसाब बताऊं, याद रखने का तरीका है कि अगर NS2 है तो वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। NS2 है तो वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होगा। NS अगर 0 है या 1 है तो वो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होगा। मतलब डी ब्लॉक में अगर NS2 है तो वो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, और जहां कहीं पे भी डी ब्लॉक में आप NS0 या 1 देख लें, 0 सिर्फ एक में होता है पैलेडियम, 0 सिर्फ किस में होता है, एक में होता है, सिर्फ पैलेडियम में होता है 0, अदरवाइज 0 ओनली फॉर पैलेडियम 46, ठीक है। बाकी 1 भी है तो वो एक्सेप्शनल है, जहां कहीं पे भी आप NS1 देखोगे वो एक्सेप्शनल है, क्योंकि हमारी सीक्वेंस ये कहती है कि पहले NS भरेगा उसके बाद N-1D में जाएगा। लेकिन अगर इसमें 2 भरने के बाद उसमें जा रहा है तो नॉर्मल है, लेकिन अगर इसमें 0 या 1 है मतलब ये पूरा नहीं भरा हुआ है और फिर इसमें जा रहा है तो ये तो नॉर्मल नहीं है, तो इसीलिए उसको एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है भाई। ये डी ब्लॉक का हो गया। उसके बाद हम अगर बात करें एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में क्या होता है, एफ ब्लॉक में हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं जैसे इनर्ट गैस प्रीवियस, है ना, इनर्ट गैस प्रीवियस लिख देंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा NS, है ना, यहां पे क्या हो जाएगा NS2, फिर यहां पे आ जाएगा आपका N-2 F 1 to 14 और N-1 D 0 या फिर 1। इसमें साफ साफ बता देता हूं कि जब ये N-1 D 1 होता है तो इसका मतलब है वो एक्सेप्शनल है, ठीक है, और अगर N-1 D 0 होता है तो वो नॉर्मल है। इस पर ध्यान दे देना थोड़ा सा, है ना। तो ये एफ ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक। जनरल की बात कर रहे हैं, हालांकि मैं जनरल में भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं कि एक्सेप्शनल कैसा होगा क्या नहीं होगा। जनरल ये है। उसके बाद आता है पी ब्लॉक। उसके बाद क्या आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक तो सबसे बढ़िया है क्योंकि इसमें कभी भी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज जो सीक्वेंस हमने पढ़ी है अभी यहां पर देखो, ये देखो, हमको एक चीज समझ आ गई कि जब P में इलेक्ट्रॉन आता है तो उससे पहले सब कुछ भर चुका होता है, यानी कि यहां पर कभी P ब्लॉक में कभी भी एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो P ब्लॉक में कभी भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, बिकॉज सबसे आखिर में इलेक्ट्रॉन भरता है। तो हम लिख क्या सकते हैं, इनर्ट गैस प्रीवियस, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखेंगे NS2 NP126, एक तो ये होता है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है, एक फॉर्मेट ये हो सकता है कि NS2 N-1D पूरा भर दो और NP126 ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, NS2 N-2 F 14 N-1D 10 और NP126 ये भी हो सकता है। जरा सोचो, अभी जो जुगाड़ बताया उसमें क्या था, ये SP 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 ये किसके के लिए होता है। फिर यहां पर अगर N की बात करें तो 2 और 3 होगा, यहां पर अगर N की बात करें तो मतलब पीरियड नंबर की बात करें, यहां पर पीरियड नंबर की बात करें तो N मतलब 4 और 5 होगा। यहां पर क्या होगा, हाँ यहां पर क्या हो जाएगा आपका 4 और 5 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा N 6 और 7 के लिए ऐसा फॉर्मेट चलेगा। कुल मिला के जो वेरिएबल हैं वो वेरिएबल यहीं पर देखने को मिल रहे हैं, NP में चेंज हो रहा है, ऊपर भी यहां पर भी NP में और यहां पर भी NP में। मेरे कहने का मतलब जो कुछ बदलाव आ रहा है वो NP में आ रहा है है ना, पीछे जो भी आएगा वो भरा हुआ होगा। क्यों, क्योंकि सबसे आखिर में P भरता है, सबसे आखिर में P सब शेल भरता है किसी पीरियड में, इसीलिए सबसे आखिर में P ब्लॉक होता है, ठीक है भाई। ओके चलिए,
तो ये आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ कुछ इंफॉर्मेशन भी हो गई। ग्रुप ब्लॉक एंड पीरियड आइडेंटिफिकेशन, वैसे तो ये जो चीज है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कुछ रूल्स हैं तो मैं पहले से ऑलरेडी लिख कर लाया हूं ताकि आपको पता लगे कि कोई इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे ये नोट्स, और फिजिक्स वाला ऐप पर आपको माइंड मैप सीरीज के नाम से वहां पर ये नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, है ना। बहुत से बच्चों का डाउट रहता है कि ये नोट्स कहां मिलेंगे, तो वहां मिलने वाले हैं आपको। क्लियर भाई? चलिए, तो देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इनके एटॉमिक नंबर हैं, एक तो ये ध्यान रखने हैं, है ना, 2, 10, 18, 36, 54, 86 एंड 118, ये इनर्ट गैसेस हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स ध्यान में होने चाहिए। दूसरा, ये इनके पीरियड नंबर हैं, यानी कि हम अगर बात करें यहां पर n लिख दें तो फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड एंड सेवंथ पीरियड, ये पीरियड नंबर भी पता होना चाहिए। आपको पूछ ले कि फिफ्थ पीरियड की इनर्ट गैस कौन सी है, तो फिफ्थ पीरियड में कौन सी इनर्ट गैस होती है, जिनॉन होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक डब्बा काम का हो गया। दूसरा डब्बा काम का ये होना चाहिए कि हमको पता होना चाहिए कि जब ग्रुप नंबर, ये क्या है आपका ग्रुप नंबर, ये ग्रुप नंबर्स दिए हुए हैं, अगर 1 और 2 नंबर ग्रुप हैं दैट मींस वो एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा, अगर 3 to 12 है दैट मींस वो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, और 13 to 18 है दैट मींस वो पी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। एफ ब्लॉक का जो है वो अलग से वापस थर्ड ग्रुप दिया है, और उसका मतलब हम अभी अपने आपने समझ लेंगे। देखो सिंपल सी बात है, पहला, अगर कोई एटॉमिक नंबर गिवन है तो आपको सबसे पहले पता करना है कि उसका पीरियड नंबर क्या है। पीरियड नंबर वही होगा जो उसके नेक्स्ट इनर्ट गैस का पीरियड नंबर होगा, इसीलिए कहा कि इनके पीरियड नंबर भी पता कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 12 ले लिया, क्या ले लिया, एटॉमिक नंबर 12। 12 से आगे कौन सी आती है, 18, और 18 के बाद 18 का इनर्ट गैस कौन सा है, 18 इनर्ट गैस है, 18 18 का पीरियड नंबर कौन सा है, 18 का पीरियड नंबर थर्ड है। 18 का पीरियड नंबर अगर थर्ड है तो 12 का भी पीरियड नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। वो लिखा हुआ है देखो, पीरियड नंबर इज इक्वल टू पीरियड नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, सेम होगा। तो 12 का वही होगा जो उससे आगे आने वाली इनर्ट गैस का पीरियड नंबर होता है, यहां पर लिख दिया 3। उसके बाद हमको एक चीज जो हमारा काम थोड़ा हल्का करना है, हल्का क्या करना है कि ये चेक करो कि कहीं पर कोई जेड, ये जो हमको गिवन Z है, ये जो एटॉमिक नंबर गिवन है, ये 58 या उससे ज्यादा या 71 या उससे कम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो लेंथेनॉइड्स हैं, और लेंथेनॉइड्स के लिए अलग से याद रख लो, 6th पीरियड होता है, F ब्लॉक होता है और ग्रुप थर्ड होता है। F ब्लॉक में ग्रुप थर्ड होता है, डायरेक्ट काम खत्म। तो किसी, जैसे आपने 65 देख लिया, तो अब आप 65 को देखकर परेशान हो रहे हो कि कहां होगा, कुछ नहीं है, 65 इनके बीच में आएगा ना, ये दो या इनके बीच में आने वाला लेंथेनॉइड्स होगा, तो आप इसके लिए आंसर दे सकते हो। दूसरा देखो, ये दो यानी कि 90 या 103 हो, या फिर इनके बीच में आने वाला हो, तो इनके बीच में आने वाला कोई भी एटॉमिक नंबर होगा। तो बस इसमें इतना सा चेंज है कि लेंथेनॉइड्स जो हैं वो 6 पीरियड होते हैं, एक्टिनॉइड्स हैं वो 7 पीरियड होते हैं। ब्लॉक ऊपर वाले का नीचे वाले का सेम रहेगा, F ब्लॉक है, ग्रुप भी सेम रहेगा, यानी सिर्फ एक पीरियड चेंज होगा। इन दोनों बातों को अच्छे से ध्यान रख लेना, इन दोनों बातों को, क्योंकि ये आपका काम आसान कर रही है, बढ़ा नहीं रही है। कोई भी ऐसा एटॉमिक नंबर देखो जो ये या इनके बीच में हो। अब एक और जुगाड़ कि अगर जैसे ये वाला तो हो गया, उसका एग्जांपल है पीछे वाले का, ये वाला देखो स्टेप सेकंड, अगर 104 से 118 तक हैं तो लास्ट 2 डिजिट इन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, ग्रुप नंबर कितना होता है, लास्ट 2 डिजिट। जैसे यहां पर 104 हैं तो लास्ट 2 डिजिट कितनी है, 4 हैं, तो ये ग्रुप नंबर कितना हो गया, 4। और इनका पीरियड नंबर सबका 7 होता है, 104 से 118। 3 जुगाड़ दे दिए मैंने आपको बेटा, 3 जुगाड़ कौन कौन से, लेंथेनॉइड्स को पहचानो, एक्टिनॉइड्स को पहचानो, 14 अलग 28 एलिमेंट्स आपने अलग कर दिए, प्लस 104 से 118 तक वाले भी एक झटके में अलग कर दिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें तो हम साइड में कर चुके हैं जुगाड़ से, कि अगर 104 से 118 के बीच का कोई एटॉमिक नंबर दिख जाए, जैसे 118 हो जाए तो लास्ट 2 डिजिट 18 वही उसका ग्रुप होगा। और जैसे ही आप ग्रुप नंबर पर पहुंच जाते हैं, ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग आप उसका ब्लॉक बता सकते हैं। तो 4 नंबर है तो वो डी ब्लॉक का होगा, ये देखिए लिखा हुआ है, ब्लॉक हो गया डी, ग्रुप हो गया 4। ग्रुप नंबर पे पहुंच जाओ सीधा सीधा, जैसे ही ग्रुप नंबर पे जाओगे ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, और ये सबका पीरियड नंबर फिक्स है, 7 ही होगा। पीरियड नंबर क्या होगा, 7 ही होगा, पीरियड नंबर चेंज होगा नहीं, क्योंकि 104 से 118 तो 7th पीरियड में ही आएंगे। तो ये हो गए आपके एटॉमिक नंबर वाले। अब मान लीजिए इनके अलावा कोई एटॉमिक नंबर दिया हुआ, ये तो आपने आपका काम आसान किया, लेंथेनॉइड्स हटा दिए, एक्टिनॉइड्स हटा दिए, 104 से 118 हटा दिए। अब अगर आपके पास इनके अलावा कोई ग्रुप है,
एटॉमिक नंबर हैं। तो फिर देखना है कि ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। तो ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू 18 प्लस गिवन एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस। ठीक है, तो जैसे 21 ले लिया फॉर एग्जांपल, है ना, तो 21 के लिए क्या लिखेंगे, 18 प्लस 21 माइनस 36। क्यों? क्योंकि 21 से आगे आने वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर 36 होता है ना। 21 के बाद कौन सी आएगी, तो 36 आएगी, तो 36 ले लिया। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद हम पहुंचे 3, विच इज ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर जैसे ही 3 आया, हमने ब्लॉक बोल दिया डी। आप बोलोगे सर एफ क्यों नहीं बोला? अरे एफ के लिए तो पहले पढ़ा चुका हूं, है ना, एफ के लिए तो मैं क्या कर चुका हूं, पहले पढ़ा चुका हूं। तो ये हो गया ग्रुप नंबर 3। पीरियड इसका 4 हो गया। पीरियड कैसे पता लगता है, तो जो नेक्स्ट इनर्ट गैस का पीरियड होता है वही गिवन एटॉमिक नंबर का पीरियड होता है। ये तो सबसे पहली लाइन लिखी हुई थी। तो 36 का पीरियड नंबर क्या है, 4 है, इसीलिए 21 का पीरियड नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूला से कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए कैलकुलेशन करिए ग्रुप नंबर माइनस में आ गया, तो आप कुछ मत करिए, 32 यूज कर लीजिए 18 की जगह फॉर्मूला में। मतलब यहां पर 18 की जगह आप क्या लगा दीजिए, 32 है, बाकी सारा एज इट इज रहेगा। एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है 55, आप खुद देखिए 55 में जो वैल्यू है वो -13 आएगी, तो वो हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये चीज हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसीलिए फिर हमने ये वाला कर दिया। ठीक है भाई, ठीक है, चले आगे नेक्स्ट। अगर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो क्या करना है, सबसे पहले पी ब्लॉक को साइड में कर दो। अगर कहीं पर पी इलेक्ट्रॉन दिख जाए, एन पी इलेक्ट्रॉन, पी नहीं एन पी इलेक्ट्रॉन, मतलब जो एन की वैल्यू हो वही दिख जाए, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात है, जब कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ हो और हमको पूछे पीरियड नंबर बताओ, मैक्सिमम वैल्यू देख लेना एन की कहां दी हुई है, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे इसकी बात करो 1 2 2 3, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 3 है, तो पीरियड नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। क्या इसके एनपी में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? जब कभी भी एनपी में इलेक्ट्रॉन देख लो, एन की वैल्यू 3, एनपी का मतलब 3p, एनपी का मतलब 3p। अगर 3p में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इसका मतलब है वो ब्लॉक हो गया p। ब्लॉक कौन सा हो गया, p। और ग्रुप कैसे निकालते हैं, तो 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देना। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकलता है, 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एनपी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं, तो 12 प्लस 3 कर दिया, 15 आ गया। नेक्स्ट, अगर एनपी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो इसका मतलब है फिर वो एस भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, एंड डी भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फोकस करो NS1 या 2 हो, लेकिन साथ में ध्यान रखना कि फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट electron must not be present in n-2f and n-1d subshells। एक कम डी में और 2 कम एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको 0 0 लिखा हुआ है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर मैंने लिख दिया आर्गन और मैंने लिख दिया 3d5 4s1, क्या लिख दिया मैंने, 3d5 4s1। अब ये देखो ये क्या है, ये n-1d है, ठीक है, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये NS1 है। देखो NS1 और 2s ब्लॉक होता है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, NS1 और NS2 को देखते ही कभी s ब्लॉक मत बोल देना, पीछे एक बार चेक कर लेना कि 1 कम d में या 2 कम F में इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। ये एक कम D का मतलब क्या है, ये N है और N-1 है, ये 4 है और उससे 1 कम 3 है, और 3D में अगर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो बताओ ये S ब्लॉक है क्या, तो ये S ब्लॉक नहीं होगा। तो फिर ये क्या है, तो ये D ब्लॉक होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि इसमें लिखा हुआ है ये 0, उसको मैंने यहां पर नोट लगा के लिख दिया है, उसी बात को लैंग्वेज में लिख दिया है कि फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन n-2 एंड n-1d। ठीक है, बाकी तो आप कर ही लोगे। अच्छा, ग्रुप नंबर एस में कैसे निकालते हैं, जितने एनएस के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्रुप नंबर होते हैं। इसमें एनएस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें एनएस के इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तो इसका ग्रुप नंबर 2 हो गया। इसमें एनएस के इलेक्ट्रॉन अगर 1, क्योंकि एस में 1 या 2 ही हो सकते हैं, अगर 1 होता तो ग्रुप नंबर 1 हो जाता। ब्लॉक इसका एस है ही, पीरियड इसका 3rd है। यहां मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात बता दी कि थोड़ा इस बात का भी ध्यान रख लेना। अगर एफ ब्लॉक है तो एफ ब्लॉक है तो कभी भी देखो, मैं आपको तरीका बताता हूं। तरीका यह है कि कभी एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में आप हमेशा फंस जाते हो, डी एंड एफ में कंफ्यूजन रहता है। बेस्ट चीज है,
बेस्ट चीज है, जब भी कंफ्यूजन हो यहां पर वो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करके देगा, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में वो आपको इलेक्ट्रॉन फिल करके देगा। आप देखिए, आप इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं, आपको लगता है कि कंफ्यूजन है एफ का है या डी का है, इसको देखकर नहीं लगेगा, बिकॉज एफ इसमें देखो, एफ कौन कौन सा कंफ्यूज करेगा, F14 कंफ्यूज करेगा और एफ जो है वो 0 कंफ्यूज करेगा, ये 7 वाला कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। तो ये तो डायरेक्ट आप एफ ब्लॉक देख सकते हो, पीरियड इसका 6 हो गया, बिकॉज ये 6 नंबर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है तो इसका पीरियड 6 हो गया, ब्लॉक इसका एफ हो गया, ग्रुप इसका 3rd हो गया, ये परेशान नहीं करेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर कभी परेशानी की बात आ जाए तो इजी है, 1 मिनट लगेगा, 54 + 2, ठीक है, 54 प्लस, है ना, 54 + 2 कितना हो गया, 56 + 1 हो गया 57, है ना, 54 प्लस ये 57 हो गया। तो आप इसको काउंट कर सकते हो, ये 64 हो रहा है टोटल, है ना, क्योंकि आपको कॉन्फ़िगरेशन देगा तो जाहिर सी बात है वो उसमें भर के देगा, और भर के देगा तो आप टोटल काउंट तो कर ही सकते हो इसको। 54 + 10, ये 10 ही है ना, 54 + 10, 54 + 10 कितने हो जाएंगे, 64। तो आपने देखा कि यार 64 तो 58 से और 71 के बीच में आता है, बात खत्म हो गई। वहीं पर हमने लिख दिया ब्लॉक एफ है, वहीं पर हमने फिर सारी चीजें अपने आप लिख दी। जब आप कभी भी एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में फंस जाओ, मैं फिर कह रहा हूं बेस्ट तरीका है, आधा मिनट भी नहीं लगेगा, आपको काउंट कर लेना है इलेक्ट्रॉन्स को। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे एक एटॉमिक नंबर बन के आएगा आपके सामने, यानी कि आप इस वाले केस को एटॉमिक नंबर वाले केस पे ट्रांसफर करके इजीली आंसर निकाल सकते हो जब कंफ्यूजन हो जाए। तो होता है कुछ कुछ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, वो दिखने में एफ के दिख रहे होते हैं वो डी के, कुछ दिखने में डी के दिख रहे होते हैं वो एफ के। तो आपको हमेशा जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो, आप क्लियर नहीं हो, तो प्लीज आप काउंट कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे एक एटॉमिक नंबर आएगा, एटॉमिक नंबर से आप पहुंच जाओगे सीधा कि वो कौन सा है। यस, ग्रुप नंबर n-1 डी इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन। डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर ऐसे निकालते हैं, यहां पर देखो n-1 डी के इलेक्ट्रॉन 5 हैं, इसके 2 हैं, तो हम 5 + 2 कितना कर देंगे, 7, ये ग्रुप नंबर हो गया। पीरियड नंबर वही सेम है, जो मैक्सिमम n की वैल्यू होगी उसको हम पीरियड नंबर कंसीडर करेंगे सबके लिए। सारे ब्लॉक में किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में जब ये मैक्सिमम वैल्यू गिवन हो वही उसका पीरियड नंबर होता है, ठीक है भाई। ब्लॉक इसका डी हो जाएगा। तो ये आपको अपने आप प्रैक्टिस करोगे, अपने आप चीजें आएंगी। जो मेन नोट्स हैं मेरे थोड़े मेन क्लासेस के, उसमें मैंने प्रैक्टिस करवा रखी है, आप वहां से कर सकते हैं। उसके बाद हम सीधा आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम 2 चीजें देखते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाता है, तो एक टर्म निकल के आती है जेड इफेक्टिव। क्या निकल के आती है, एक जेड इफेक्टिव, जिसका मतलब होता है नेट अट्रैक्शन फोर्स ऑन ऑफ न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन। मान लो ये इलेक्ट्रॉन हमने टेस्ट इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस पर नेट अट्रैक्शन। अब सर ये नेट वर्ड यूज क्यों किया, बिकॉज यहां अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, यहां कुछ और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वो इसको क्या करेंगे, रिपेल, जिसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, शील्डिंग से। इससे करते हैं शील्डिंग से, और शील्डिंग का जो ऑर्डर होता है वो होता है ये, शील्डिंग बोल दो, स्क्रीनिंग बोल दो, एक ही बात है। शील्डिंग का ऑर्डर होता है SPDF फॉर ए गिवन नंबर ऑफ शेल, NS NP ND NF, है ना, ये होता है। तो जेड इफेक्टिव हो क्या जाएगा, टोटल अट्रैक्शन माइनस टोटल रिपल्शन, तभी तो नेट निकल के पाएगा। ये जेड क्या है, टोटल अट्रैक्शन, और ये क्या है, टोटल रिपल्शन। जेड हमको पता होता है, सिग्मा की कैलकुलेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये आपका हो गया क्या, नेट अट्रैक्शन, मतलब कि बचा हुआ अट्रैक्शन, रिमेनिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेट अट्रैक्शन की जगह आप क्या लिख सकते हो, रिमेनिंग फोर्स। मतलब ये न्यूक्लियस इस पर कितना अट्रैक्शन लगाएगा वो हम बीच वाला धक्का माइनस कर देंगे, रिपल्शन माइनस कर देंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचा हुआ अट्रैक्शन आ जाएगा। तो बचा हुआ जो अट्रैक्शन होता है वो नेट अट्रैक्शन कहलाता है। जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू जेड माइनस सिग्मा होता है। सिग्मा का ऑर्डर, है ना, सिग्मा का ऑर्डर यहां लिखा हुआ है ऊपर, सिग्मा का ऑर्डर यहां पर लिखा हुआ है कि रिपल्शन कौन ज्यादा करता है। इस फॉर्मूले को देखकर आपको एक बेसिक चीज समझा देता हूं, जब जब भी रिपल्शन बढ़ेगा
बीच में लगा हुआ है माइनस। अगर आप इस वाले की वैल्यू को बड़ा करते हो तो रिजल्ट घटता है, और अगर आप इस वाली वैल्यू को कम करोगे तो रिजल्ट बढ़ेगा, क्योंकि यहां बीच में माइनस है। ये वैल्यू जितनी छोटी होगी रिजल्ट उतना ज्यादा आएगा, यानी कि जितना कम रिपल्शन होगा नेट अट्रैक्शन उतना ही बढ़ेगा, और जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतना कम नेट अट्रैक्शन लगेगा। यानी कि ये सिग्मा और ये जेड इफेक्टिव दोनों एक दूसरे के कहा चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। ठीक है, फिर एक जनरल ट्रेंड है वो मैं आपको बता देता हूं। वो जनरल ट्रेंड क्या है वो सुन लीजिए। जनरल ट्रेंड कहलाता है, और जनरल ट्रेंड क्या है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम आने पर जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, लेकिन एन यानी कि शेल नंबर बढ़ता है। शेल नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। यहां पर एन जो है वो कांस्टेंट रहता है। ये चीजें आपको जनरल पता होनी चाहिए, है ना। डिटेल में बताया हुआ है मैंने मेन क्लासेस में, बट रिवीजन के टाइम पर सिर्फ इतना भी ध्यान रख लोगे तो काफी है। क्यों? क्योंकि इनकी कैलकुलेशन वगैरह सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होगा कि लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव की वैल्यू एक बार के लिए बढ़ती है, सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड आते हो तो इंक्रीज होती है, बट आफ्टर थर्ड पीरियड वो कांस्टेंट हो जाती है, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, है ना। तो ठीक है, हमने ओवरऑल क्या लिख दिया? कांस्टेंट लिख दिया। हमको वो जो एक बार के लिए बढ़ती है ना, वो कभी भी स्टेटमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। वो इन जनरल हम कांस्टेंट ही बोल देते हैं, इन जनरल। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है। अब आते हैं सीधा सीधा साइज पर। ठीक है, साइज का जनरल ट्रेंड देख लेते हैं। और जनरल ट्रेंड क्या कहता है वो सुन लो। अभी बोला हमने कि इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर, और इधर से इधर जाने पर, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये पीरियड का मूवमेंट है, ये ग्रुप का मूवमेंट है। तो हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा, तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन इन साइज इंक्रीज होगा, तो फिर बताओ साइज क्या हो जाएगी? अल्टीमेटली घटेगी। ठीक है, कैसे बताया मैंने? ये चीज इस तरह से पढ़ा दी हमने कि जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या है? जेड इफेक्टिव क्या है? अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो उसके नजदीक आएगा। नजदीक आएगा तो मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की अगर डिस्टेंस कम होगी तो एटम की साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये लो, नीचे इधर से टॉप टू बॉटम जेड इफेक्टिव कांस्टेंट, लेकिन एन की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये जनरल ट्रेंड है। जनरल ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट साइज कम होती है और टॉप टू बॉटम साइज जो है वो बढ़ती है। ये जनरल ट्रेंड कहता है। ठीक है भाई, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, साइज यहां आ गया, साइज के कुछ ऑर्डर्स बात कर लेते हैं। एक सेकंड रुकना, साइज के कुछ ऑर्डर्स देख लेते हैं ब्लॉक वाइज। ब्लॉक वाइज साइज देख लेते हैं। जैसे यहां पर हमने ले ली Na, Li, Na, K, Rb, Cs, ये इसके ऑर्डर्स हो गए। जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, ये इसके ऑर्डर्स हो गए। ठीक है, अगर इन दोनों को साथ में देखा जाए तो ऐसे देख लो, अगर ऐसे करोगे तो एक ट्रेंड बनता है। इस तरह से देख लो, ये आपकी मिनिमम साइज है और ये आपका मैक्सिमम साइज है। ये आपका मिनिमम साइज हो जाएगा और ये मैक्सिमम साइज हो जाएगा। ये आपकी एस ब्लॉक की साइज खत्म। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? ब्लॉक वाइज साइज में हमने क्या पढ़ा है? एस ब्लॉक पढ़ा है। ठीक है भाई, एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक की साइज हो गई। उसके बाद आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक में सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। एक दिक्कत है ग्रुप 13 में, बाकी 14 से लेकर अगर हम 18th ग्रुप तक की बात करें तो टॉप टू बॉटम नो एक्सेप्शन, यानी कि साइज जो है वो इंक्रीज होगी। साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी किसी के भी पूछ ले FCl Bri, सीधा पूछ ले, सी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN PB, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक ग्रुप 13 में प्रॉब्लम है ना। नाइट्रोजन पूछ ले, फॉस्फोरस, है ना, आर्सेनिक,
उसके बाद एंटीमनी, उसके बाद बीआई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधे सीधे सारे इंक्रीज होंगे। तो ग्रुप 14 से 18 तक कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ 13 में एक दिक्कत है, वो दिक्कत ऊपर लिखी हुई है, क्या है कि डी और एफ है ना, पुअर शील्डिंग, ये सिग्मा है, पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग सिग्मा डिक्रीजेज एंड जेड इफेक्टिव इंक्रीजेज, है ना। अभी बताया था कि जब जब भी जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा होता है। जब जेड सिग्मा कम होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये सिग्मा कम होता है पुअर शील्डिंग की वजह से, शील्डिंग का ऑर्डर पीछे लिखा हुआ था। तो इसमें साइज का ऑर्डर कुछ ऐसा बनता है, बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम होता है, लेकिन गैलियम जो है वो एल्यूमिनियम से छोटा हो जाता है। अगेन यहाँ पर भी ऐसा सेम ऑर्डर चलेगा। तो इनको आपस में चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ गैलियम आ जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, उसके बाद क्या आता है, इंडियम, और उसके बाद क्या आता है, थेलियम आता है। ये फाइनल ऑर्डर बन जाता है आपका। सिर्फ 13th ग्रुप के लिए ध्यान रखें, 13th ग्रुप में साइज में थोड़ा सा इशू है। ये पी ब्लॉक, ये साइज हो गई आपकी पी ब्लॉक में। तो यहां पर मैं हेडिंग लगाता हूं ब्लॉक वाइज साइज, और ये किसके लिए है, पी ब्लॉक के लिए। किसके लिए भाई, ये पी ब्लॉक के लिए। आ जाइए नेक्स्ट। डी और एफ ब्लॉक की साइज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधा आते हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम पर वो चीजें मैं नहीं करवाऊंगा। डी और एफ ब्लॉक की साइज मैंने मेन क्लासेस में करवा रखी है, डी एंड एफ ब्लॉक की साइज, है ना। या फिर हम डी और एफ ब्लॉक जो चैप्टर होगा उसमें देख लेंगे, क्योंकि आज समय की थोड़ी कमी है, तो हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक की ही बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हम आयोनाइजेशन एनर्जी पे। कहाँ आ जाते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी पे आ जाते हैं। साइज वगैरह में आयनिक साइज वगैरह है वो सब मैं समझा दूंगा, क्योंकि मैं एक काम करूंगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और आयंस के लिए सारी प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़ा दूंगा। साइज, आईपी, ईए वगैरह सब कुछ जो है मैं एक साथ पढ़ा दूंगा। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैसियस आइसोलेटेड एटम, ऑलवेज एंडोथर्मिक फॉर न्यूट्रल एंड केटायंस। जब आप किसी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लग रहा है, और वो अट्रैक्शन जो है उसकी वजह से आपको अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को इसकी गिरफ्त से छुड़ा के लाना है तो मेहनत लगेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर ये बाहर आएगा। तो इसीलिए ये प्रोसेस हमेशा कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। उसके बाद सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो, एक ही बात है। आईपी और आईई कुछ भी अलग नहीं है, बस एनर्जी है। तो अगर यूनिट चेंज हो जाती है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाता है, वोल्ट में अगर आप निकालते हो एनर्जी को तो फिर वो आईपी हो जाता है, अदरवाइज उसको हम एनर्जी ही बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज होती है। एक एटम है M, वहां से आपने बना दिया M+, उससे बना दिया M2+, उससे बना दिया आपने M3+। जब आप इधर से इधर जा रहे हो, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है तभी ये न्यूट्रल है। इसमें प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। इसमें प्रोटॉन और ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन और कम है, और इसमें प्रोटॉन और ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन और कम है। तो इसका मतलब हुआ प्रोटॉन वो है जो खींचते हैं, प्लस चार्ज वाले जो न्यूक्लियस में होते हैं, और यहां पर लगातार अगर आप देखोगे तो प्लस चार्ज की डोमिनेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। डोमिनेंस, प्लस चार्ज डोमिनेट होता जा रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन इलेक्ट्रॉन्स पे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स पर जो भी अट्रैक्शन था उससे ज्यादा, ये हम अगर बात करें IE1 और यहां पर हम बात करें IE2 और यहां पे अगर हम बात करें IE3, तो मैं अगर बोलूंगा तो IE1 से ज्यादा, IE2 से ज्यादा, IE3 से ज्यादा, एंड सो ऑन। मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज होगी। कारण है जैसे जैसे आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हो, प्रोटॉन नंबर्स में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, प्रोटॉन थोड़ी निकाल रहे हो, तो उस हिसाब से जेड इफेक्टिव हमेशा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। कुछ फैक्टर्स की हम बात कर लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी के अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें तो साइज, है ना, साइज इनवर्सली रिलेटेड होता है आयोनाइजेशन एनर्जी के। दूसरा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही आसान हो जाएगा। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना ज्यादा नेट अट्रैक्शन फोर्स होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, आयोनाइजेशन एनर्जी हमको उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी। तीसरा आता है हाफ फील्ड, है ना, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन
तीसरा क्या आ गया आपका? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। चौथा आपका आ गया कौन सा? फोर्थ आपका आ जाएगा कौन? पेनेट्रेशन पावर। पेनेट्रेशन पावर के लिए सीधा सीधा ऑर्डर सबसे पहले लिख देते हैं। पेनेट्रेशन पावर को समझ लेते हैं क्या है। ये NS ज्यादा NP कम ND और NF। जैसे जैसे न्यूक्लियस के नजदीक जाते हो S आता है, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक S होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको सबसे ज्यादा क्या करेगा? मेहनत लगेगी। तो NS और NP में इस ये जो है क्या लगता है? पेनेट्रेशन पावर ज्यादा लगता है। तो पेनेट्रेशन पावर की वजह से हमको जहां पर चेंजेस देखने को मिलेंगे वो होगा NS2 और NP1। NS2 और NP1 में NS2 ज्यादा होगा। कारण होना चाहिए था साइज के अकॉर्डिंग NP1 राइट साइड में आता है। जैसे मैं बात करूं इसमें अगर मैं बात करूं बेरिलियम, ठीक है, और मैं अगर बात करूं बोरोन, तो बेरिलियम और बोरोन में ये ज्यादा होगा। अगर मैग्नीशियम की बात करूं और एल्यूमिनियम की बात करूं तो मैग्नीशियम और इसमें ये ज्यादा होगा। ये एक्सेप्शंस हैं, ये ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले फुलफिल्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम होगा इनर्ट गैसेस, ठीक है, और हाफ फिल्ड, हाफ फील्ड वालों में क्या होता है? NP3 ज्यादा होगा NP4 से, 2P3 ज्यादा होगा 2P4 से, 3P3 ज्यादा होगा 3P4 से, यानी कि नाइट्रोजन ज्यादा होगा ऑक्सीजन से और फास्फोरस ज्यादा होगा सल्फर से। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम इसका एक फाइनल ऑर्डर बनाएं, इसका एक ऑर्डर बनाने की कोशिश करें, तो वो फाइनल ऑर्डर क्या होगा वो देखिए। आ जाइए, फाइनल ऑर्डर की अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर फॉर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, क्योंकि यही पूछे जाते हैं, तो इसी को हम ज्यादा फोकस करेंगे नीट पे। सेकंड और थर्ड पीरियड के लिए ही हम ज्यादातर बात करेंगे। आइए कौन कौन से हैं कि NS1 से ज्यादा NS2 होना चाहिए, होता है, लेकिन ये NP1 यहां पेनेट्रेशन लग गया। उसके बाद वापस से NP2, उसके बाद NP3, लेकिन ये वापस से कम हो गया NP4, क्योंकि यहां पर लग गया क्या? हाफ फील्ड। उसके बाद NP5 और उसके बाद क्या आएगा? NP6। अगर हम इसको रीअरेंज कर दें, है ना, ये तो हो गया पेनेट्रेशन पावर, ये हो गया हाफ फील्ड वाला, ठीक है। अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो NS1 के बाद NP1 आ जाएगा, उसके बाद NS2 आ जाएगा, उसके बाद NP2 आ जाएगा, उसके बाद NP4 आ जाएगा, उसके बाद NP3 आ जाएगा, उसके बाद NP5 आ जाएगा, उसके बाद आपका NP6 आएगा। ये आपका फाइनल ऑर्डर हो जाएगा फॉर सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड। यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ N की वैल्यू सेकंड लिखनी है, 2 लिखनी है, तो आप इसको 2 पर अरेंज कर दीजिए, 3 लिखनी है 3 पर अरेंज कर दीजिए, और बाकी आप एलिमेंट्स तो जानते ही हैं। तो ये कुछ ऑर्डर्स आयोनाइजेशन एनर्जी के हैं, ठीक है। फाइन जो है यहां पर ऐसा ऑर्डर चलेगा। फिर कुछ ब्लॉक वाइज हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। P ब्लॉक में आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप 13th और 14th में दिक्कत है, 15 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि 15 से लेकर 18 तक नॉर्मल है। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन 13 में दिक्कत है। 13 में क्या दिक्कत है कि बोरोन, फिर उसके बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और फिर थैलियम, फिर यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और PB। तो यहां पर क्या होने वाला है? ये पहले डिक्रीज होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन यहां पर वापस इंक्रीज होगी, क्योंकि साइज की वजह से गैलियम छोटा हो गया तो उसमें इंक्रीज हो गई। उसके बाद वापस से यहां पर कम हो गई और यहां पे वापस बढ़ जाएगी। ये दो चीजें होगी, यहां तक डिक्रीज चलेगी। इन दो को देखो, ये होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये होता है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। पुअर शील्डिंग ऑफ लोअर इलेक्ट्रॉन्स। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? पुअर शील्डिंग ऑफ लोअर इलेक्ट्रॉन। शील्डिंग पुअर होगी, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। यहां पर ये जो आपका आया है, इसका ये है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। पुअर शील्डिंग ऑफ
3d इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ता है, आईपी बढ़ जाती है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। तो ये एबनॉर्मलिटीज इस वजह से आती है। इसका फाइनल ऑर्डर निकालने का तरीका है, याद करने का तरीका है, बात कैसे याद रखोगे, ये ऐसे इंक्रीज होता है, सॉरी ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ऐसे, ये तो याद करने का तरीका है, इसको याद कर लो, बात ये पूरा, और ये हो जाएगा आपका गई, GAI, बात गई, है ना, तीनों के लिए बात गई डिक्रीजिंग, बात गई, आयोनाइजेशन एनर्जी गई, कम हो गई, है ना, बात गई। 13 का याद कैसे रखोगे, बात गई। अगर इसको फाइनल ऑर्डर में अरेंज करना है तो वो बात गई हो जाएगा। इसको फाइनल ऑर्डर में अरेंज करोगे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस SN और PB को उल्टा कर देना, ठीक है भाई। ये आपका हो गया क्या, P ब्लॉक, आयोनाइजेशन एनर्जी खत्म। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो है टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। ये टेंडेंसी है। अगर इस टेंडेंसी का मैं मेजरमेंट कर लूं, इस टेंडेंसी का मैं क्या कर लूं, मेजरमेंट कर लूं, नाप लूं इसको एनर्जी की टर्म्स में, तो लिखा हुआ है देखो कि ओवरऑल चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्क क्या है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस टेंडेंसी का मेजरमेंट है। एक होता है वो तेज दौड़ता है और एक होता है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। तो आपने तेज दौड़ता है बोला तो वो तो टेंडेंसी हो गई कि यार तेज दौड़ता है, धीरे दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता है, ये टेंडेंसी है। इसमें आप मेजरमेंट थोड़ी ला रहे हो। अगर आप प्रति घंटा की रफ्तार से, पर किलोमीटर पर आवर, है ना, स्पीड निकाल दो तो फिर मेजरमेंट कर लिया। सेम चीज है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन एडिशन के टेंडेंसी की बात करी, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लेकिन जब एडिशन हुआ तो एनर्जी में क्या चेंजेस आए, एडिशन जब हुआ तो एनर्जी में क्या चेंजेस आए, वो सब कहलाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो जितनी न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो सब की सब एक्सोथर्मिक होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लेकिन नाइट्रोजन, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड इनर्ट गैस का स्पेशल ध्यान रख लेना, ये ऐसे हैं जो न्यूट्रल होते हुए, यानी ये जब भी इलेक्ट्रॉन खाएंगे, ये जब भी इलेक्ट्रॉन खाएंगे तो ये एनर्जी रिलीज करने की बजाय आपसे मांग लेंगे, रिलीज करने की बजाय क्या कर लेंगे, ये एनर्जी हमको देनी पड़ जाएगी। यानी कि इनके लिए कैसा हो गया, एंडोथर्मिक। हमेशा किसी कैटायन के पास जा रहे हो इलेक्ट्रॉन देने के लिए, इलेक्ट्रॉन देने के लिए, मतलब आप कैटायन के पास जा रहे हो कि तू इलेक्ट्रॉन खा ले। अरे भाई भूखे से जब पूछोगे कि रोटी खा ले तो रोटी तो मांग ही लेगा भाई, है, तो ये तो भूखा है। कैटायन का मतलब तो प्लस है, प्लस के पास जा रहे हो कि ले ले ले, इलेक्ट्रॉन खाएगा क्या, खा लेगा, ले लो, एक्सोथर्मिक, सिंपल सी बात, तुरंत खाएगा, आपके हाथ में से झपट्टा मार के खा लेगा। अगर किसी पहले से माइनस वाले के पास जा रहे हो तो उसका माइनस, क्योंकि एनायन का मतलब पहले से कोई स्पीसीज क्या है, माइनस है, और उसको आप एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाह रहे हो, तो इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा भयंकर, और उस रिपल्शन की वजह से ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है। यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव आयन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्या लिख दिया मैंने, फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव आयन is always एंडोथर्मिक। इसका मतलब ये है, लास्ट वाले पॉइंट का मतलब ही है ये, उसको दूसरी तरीके से लिखा हुआ है। भाई पहले से एनायन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो फिर पॉली नेगेटिव ही बनेगा। 1 माइनस से 2 माइनस से 3 माइनस 4 माइनस कितना ही बने, 1 माइनस तक की कहानी तो ये ऊपर रही। न्यूट्रल में एक ऐड करोगे तो 1 माइनस बनेगा, वो सबके लिए एक्सो होता है, बस इनके लिए क्या होता है, एंडो होता है। लेकिन जो पहले से माइनस है उसमें जब भी ऐड करोगे तो वो हमेशा से हमेशा, यानी कि O माइनस से जब भी आप O2 माइनस जाओगे एंडो ही होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं, सीधा लिख दो आंख बंद करके। एक से ज्यादा माइनस बनता हुआ जहां पर भी दिख रहा हो वो हमेशा ही क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। चलिए उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो लिख देते हैं। फैक्टर्स, पहले पॉइंट्स लिख देते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहले एक चीज लिख देते हैं कि पहले तो हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, है ना, फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। फैक्टर्स में अगर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि साइज जितनी बड़ी होगी न्यूक्लियस का पावर कम होता जाएगा, तो आप जो नया इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उस पर अट्रैक्शन कम लगाएगा। तो ये इन्वर्सली रिलेटेड हो गया, ये हो गया। इसके बाद इसके अंदर जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है,
कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, कम होती है। जैसे मैं बता देता हूं, Np3 की कम हो जाएगी Np2 से, यानी कि Np2 ज्यादा हो जाएगा Np3 से, ठीक है। और जैसे 2p2 ज्यादा हो जाएगा 2p3 से, तो ये हो जाएगा आपका कार्बन ज्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन से। 3p2 आपका ज्यादा हो जाएगा 3p3 से, यानी कि ये सिलिकॉन ज्यादा हो जाएगा आपका फास्फोरस से। ही कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, है ना, उनकी वजह होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, पहला, दूसरा, तीसरा। यहां पर पेनेट्रेशन पावर भी लगता है बेटा, पेनेट्रेशन पावर, ये देखो वो पेनेट्रेशन पावर क्या होता है वो भी देख लेते हैं। पेनेट्रेशन पावर जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी में NS2 और Np1 के बीच में था, ये आयोनाइजेशन एनर्जी में, इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, NS1 और Np1 में लगता है, इसमें लगता है NS1 और Np1 में, क्योंकि यहां पर एडिशन है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, एडिशन है। तो एडिशन से कौन क्या बन रहा है वो देखेंगे। तो ये NS2 बनेगा ऐड होने के बाद, ये Np2 बनेगा। इसको बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसका सपना है कि मैं कभी NS2 बन जाऊं, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचेगा आपसे। तो ये ऐसा हो जाएगा, जैसे 2s1 है तो वो ज्यादा हो जाएगा 2p1 से। 2s1 क्या होता है आपका, लिथियम होता है, ये ज्यादा हो जाएगा आपका बोरोन से। उसके बाद 3s1 ज्यादा हो जाएगा 3p1 से, ये कौन होता है आपका, सोडियम होता है। और किससे ज्यादा हो जाएगा, एल्यूमिनियम से। ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। NS1 और Np1 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, जबकि NS2 और Np2, NS2 और Np1 जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए था। ठीक है भाई, ये कुछ फैक्टर्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात और कर लेते हैं हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात हम और कर लेते हैं। वो ये है कि EA ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स ऑफ P block is lower than expectations due to inter-electronic repulsion। छोटी साइज होने की वजह से यहां क्या होता है कि जैसे बोरोन से बात करें तो बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम की, कार्बन से ज्यादा सिलिकॉन की, यहां पर नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की, यहां पर आपका ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर की, F से ज्यादा Cl की। ये कुछ होता है, ये ज्यादा होना चाहिए था लेकिन ये कम रह गए, उम्मीद से कम रह गए सेकंड पीरियड वाले। उसका रीजन है कि उनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लग जाता है। तो अगर हम फाइनल ऑर्डर की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो होगा F से ज्यादा, Cl से ज्यादा, B कम से ज्यादा, ये Bri। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ClF Bri। कभी पूछा जाएगा तो मात्र ये वाला ही फॉर्मेट पूछा जाएगा, और किसी के लिए वो शायद टॉप टू बॉटम आपसे पूछे ना, लेकिन इनके लिए आपसे वो जरूर पूछ सकता है। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, मेन पॉइंट्स हो गए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में यही कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने रिवाइज कराया। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली आइसोलेटेड कंपाउंड, आइसोलेटेड एटम की टेंडेंसी नहीं है। यहां लिखा हुआ है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स स्टेप, यानी कि A और B ने कोई बॉन्ड बनाया हुआ है कोवेलेंट, और अगर ये इसकी तरफ, अगर मैं ये कह दूं कि En ऑफ A इज ग्रेटर देन En ऑफ B, तो क्या करेगा कि यहां पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स पर ये ज्यादा अट्रैक्शन लगाना शुरू कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन्स को कोई अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव नहीं, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और बदले में उसके सामने वाले की तरफ क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। जो डिफरेंस होता है ना, उसको बोलते हैं डेल्टा En। डेल्टा En का मतलब क्या है, En ऑफ A माइनस En ऑफ B, मतलब ये डिफरेंस की बात हो गई। अगर डेल्टा En ज्यादा होगा तो ये प्लस माइनस ज्यादा होंगे, अगर डेल्टा En ज्यादा होगा तो ये प्लस माइनस ज्यादा होंगे, और अगर प्लस माइनस ज्यादा होंगे तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा आएगा। इस तरह से प्लस माइनस का डेवलप हो जाना कहलाता है बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी आ जाना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि डेल्टा En जितना ज्यादा होगा बॉन्ड पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितना और परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे तीन चीजें हैं, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा प्लस माइनस उतना ज्यादा आएगा,
है ना। प्लस माइनस जितना ज्यादा आएगा पोलैरिटी उतनी ज्यादा डेवलप होगी, और पोलैरिटी जितनी ज्यादा डेवलप होगी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा आएगा। किसी बॉन्ड में 100% कोई भी बॉन्ड कोवेलेंट या 100% कोई भी आयनिक नहीं होता। ये बॉन्ड तो कोवेलेंट है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इसको बोला जाता है पोलर बॉन्ड। और अगर ये पोलैरिटी ज्यादा है, प्लस माइनस ज्यादा है, मैग्नीट्यूड में ज्यादा आते हैं, मैग्नीट्यूड में ये चार्ज ज्यादा आता है, तो फिर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा। अभी थोड़ी देर बाद आगे एक फॉर्मूला आएगा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, इसके बारे में लिखा हुआ है यूनिटलेस क्वांटिटी है, डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, विच मींस कि यहां पर कोई भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी पेनिट्रेशन पावर आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी हम बात कर लेते हैं। फिर भी फैक्टर्स अफेक्टिंग EN की अगर बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा यहां पर साइज। अगर ये एटम जितना छोटा होगा तो इसकी EN बढ़ेगी, यानी कि साइज जो है अगर जितना बड़ा होगा तो EN क्या होगी, उतनी ही कम होगी, पहला, है ना। दूसरा अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो EN क्या होगी, बढ़ेगी। तीसरा परसेंटेज एस कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो मोर नियर टू न्यूक्लियस हो जाएगा वो, है ना, मोर नियर टू न्यूक्लियस, यानी कि EN जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, ये चीज है, ये कुछ फैक्टर्स यहां पर लगे हुए हैं। अच्छा एक और है, फोर्थ, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होगी EN भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। कुछ एग्जांपल्स हम इसके बारे में देखेंगे, आइए देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि एक कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है, एक कार्बन है वो sp2 है, और एक कार्बन है वो sp3 है। यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर 50% है, यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर 33% है ना, और यहां पर एस कैरेक्टर जो है वो आपके कितने हो गए, परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना हो गया, 25% हो गया। तो यहां पर जो EN है अगर हम बात करें तो वो 3.25 के आसपास इसकी EN पहुंच जाती है ना। इसकी EN होती है 3.25, ठीक है, और इसकी EN करीब करीब होती है 2.75 और इसकी EN होती है 2.50। तो यहाँ पर EN का ऑर्डर जो है वो इधर से इधर जा रहे हो तो परसेंटेज एस कैरेक्टर घट रहा है तो EN भी क्या होगी, घटेगी। अब मान लीजिए कि कोई ऑक्सीडेशन स्टेट वाली बात लिख लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है MnO, MnO2 एंड Mn2O7, ऐसा लिख दिया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ पर जो है वो +7 है, यानी कि ऑक्सीडेशन मैंगनीज सेम है, लेकिन इधर से इधर आने पर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो EN ऑफ मैंगनीज जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर प्लस बढ़ता है, प्लस बढ़ने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी जैसे जैसे बढ़ेगी तो यहाँ पर EN भी बढ़ेगी। फिर इसकी बात कर लेते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस की बात कर ली। ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि हम सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, पॉलिंग स्केल पर सबसे ज्यादा फॉलो करने वाली कुछ वैल्यूज हैं। इनकी वैल्यूज को आपको पता होना चाहिए, खास तौर से मैं जिस पर स्टार मार्क करके जा रहा हूं वो तो पता ही होना चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन, यहाँ पे बोरोन, हाइड्रोजन, इन पे इनका तो आपको पता ही होना चाहिए कम से कम, है ना। इसमें से भी जो मैंने स्टार मार्क किए हैं वो तो पता होने ही चाहिए। चलिए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, अगर किसी को इलेक्ट्रॉन पसंद है तभी तो वो अपनी तरफ खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन किसको पसंद होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं किसको, नॉन मेटल को। तो यानी कि जब जब भी EN बढ़ेगी ये नॉन मेटालिक कैरेक्टर NMC भी क्या होगा, बढ़ेगा। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर अभी बताया कि यहां पर आप, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का मतलब समझो, यहां पर डिफरेंस की वैल्यू रखोगे, डेल्टा EN की वैल्यू रखोगे, यहां पर भी डेल्टा EN की वैल्यू रखोगे। देखो ये मल्टीप्लाई हुआ है, बीच में प्लस है और ये भी मल्टीप्लाई हो रखा है, यानी डेल्टा EN जितना ज्यादा, इन दोनों ब्रैकेट्स में जितनी ज्यादा वैल्यू पुट करोगे रिजल्ट उतना ही ज्यादा आएगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, अगर डेल्टा EN ज्यादा है, दैट मींस वो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद है एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको मैं एक थोड़ा सा वैसे समझा देता हूं कि AOH एक बॉन्ड है जिसको हम दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं। पहली कंडीशन में हमने AO- और H+ ले लिया, यानी कि ये कैसा नेचर हो गया, एसिडिक नेचर, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने AOH ले लिया और इस बॉन्ड को ब्रेक कर लिया, A+ और प्लस क्या लिख दिया, OH-, इस बार ये बॉन्ड कहां से ब्रेक हुआ, यहां से। इस बार पहले ऊपर कहां से ब्रेक हुआ था, यहां से। तो यानी कि ये कैसा नेचर हो गया, बेसिक नेचर।
अब बात को समझना, जो ज्यादा पोलर बॉन्ड है उसको तोड़ दो, जो ज्यादा पोलर बॉन्ड है उसको तोड़ दो। अगर डेल्टा EN बढ़ेगा तो बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ेगी, डेल्टा EN बढ़ेगा तो बॉन्ड की पोलरिटी बढ़ेगी। अगर डेल्टा EN इसके और इसके बीच में कम हो और O और H के बीच का डिफरेंस ज्यादा हो तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर हो जाएगा, तो ये वाला टूटेगा, ठीक है, ये वाला टूटेगा। और यहां पर अगर इस दोनों बॉन्ड इसके बीच में डेल्टा EN ज्यादा हो तो फिर ये वाला बॉन्ड टूटेगा। अब इस बात का मतलब समझना कि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दूं, इसकी EN बढ़ा दूं, जैसे जैसे मैं EN बढ़ाता हूं, इधर देखना, इधर देखना, लेफ्ट टू राइट की बात करता हूं, लेफ्ट टू राइट की बात करता हूं, टॉप टू बॉटम की बात करता हूं। A को उठाओ, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो EN ऑफ A क्या होगी, इंक्रीज। जैसे जैसे इसकी EN इंक्रीज होगी इन दोनों का डिफरेंस तो घटता जाएगा, है ना। अगर इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो इन दोनों में डिफरेंस कम होता जाएगा, अगर इन दोनों में डिफरेंस कम होता जाएगा तो ये वाला डिफरेंस बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे EN ऑफ A इंक्रीज होगी H प्लस डोनेशन टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी कि एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ठीक है। नीचे आने पर A की EN क्या होती है, कम होती है, EN ऑफ A क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि साइज बढ़ती है। जैसे जैसे इसकी EN कम होगी इन दोनों का डिफरेंस और ज्यादा बढ़ता जाएगा, यानी कि ये बॉन्ड जल्दी टूटने के चांसेस हैं। तो यहां पे बोलेंगे हम बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब जैसे बेसिक नेचर बोला इंक्रीज, तो एसिडिक कम कर दो, ठीक है। और यहां पर अगर एसिडिक इंक्रीज है तो बेसिक कम कर दो, ये लो। तो कुल मिला के अभी तक आपको क्या सीखना है, पहली चीज, ये सिर्फ हम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के लिए देख रहे हैं। जो नेचर ऑक्साइड का होता है वही हाइड्रोक्साइड का होता है, जो हाइड्रोक्साइड का होता है वही ऑक्साइड का होता है। तो कुछ चीजें हैं यहां पर आ जाइए, ये देखिए, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। जनरली मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक होते हैं, ये देखो, ये सारे ऑक्साइड बेसिक हैं। क्यों, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड भी बेसिक होते हैं, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये भी कैसे होंगे, बेसिक होंगे। फ्यू मेटल ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर। याद करने का तरीका है, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। कैसे याद रखोगे, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। लिख देता हूं मैं, जनाबे, एक साथ आएगा पूरा, जनाबे आली सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। क्रोमियम इज +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की गई है, वो +3 में एम्फोटेरिक होता है भाई, ठीक है, ये लिखा हुआ है सब कुछ। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, दे कैन रिएक्ट बोथ एसिड एज वेल एज बेस, दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के सारे ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, NO2, SO3, Cl2O7, CO2, P2O5, क्योंकि ये राइट साइड में आ रहे हैं, है ना। ये देखो H2CO3, H2SO4, है ना। फ्यू नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर न्यूट्रल, कौन कौन से होते हैं, CO, NO, N2O, H2O, है ना, ध्यान रख लेना। नाइट्रोजन के 2 NO एंड N2O, बाकी CO और H2O। pH के बिहाफ पर हम इनको न्यूट्रल बोलते हैं, pH के बिहाफ पर, तो न्यूट्रल वाले भी ध्यान रख लेना भाई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनके ऑर्डर्स की। देखो, एसिडिक बेसिक, क्या ये लेफ्ट टू राइट है, क्या नेचर पूछा है, बेसिक। लेफ्ट टू राइट बेसिक क्या होता है, कम होता है। लेफ्ट टू राइट बेसिक क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज कर दो, है ना। ये टॉप टू बॉटम है, बेसिक इंक्रीज होता है। ये एसिडिक है और लेफ्ट टू राइट है तो इंक्रीज हो जाएगा, लिथियम बेरिलियम बोरोन। ये एसिडिक है और ये भी लेफ्ट टू राइट है, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन, तो इंक्रीज हो जाएगा। ये बेसिक पूछ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, यहाँ पर कितनी है, +3 है ना, मैंगनीज +3 है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका +7 है। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, EN बढ़ती है, EN बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ता है, तो बेसिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। बेसिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अरे भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर एसिडिक नेचर, EN बढ़ेगी, और EN बढ़ने से एसिडिक बढ़ेगा, और तो बेसिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये लो, सेम चीज है, ये +3, ये +5, एसिडिक इसका ज्यादा हो जाएगा। ये +3, ये +5, इसका एसिडिक ज्यादा हो जाएगा। ये लो, +7 और ज्यादा हो जाएगा। ये हम इस तरह से देख सकते हैं सारी चीजें। अब हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात अभी तक नहीं करी है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सारी प्रॉपर्टी एक साथ,
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की हम बात कर लेते हैं, जैसे N3 माइनस O2 माइनस F माइनस और यहाँ पर Na प्लस और Mg2 प्लस और Al3 प्लस, ऐसा लिख दिया। इधर से इधर जाने पर देखते जाना क्या क्या हो रहा है। इधर से इधर जाने पर जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार कम हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। या यूं कहूं, इधर से इधर जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है ये देखो, यहां पर देखो, एक चीज नोट करना, यहां पर एक चीज नोट करना बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक सेकंड, इसको थोड़ा ऐसे ही कर देते हैं हम, है ना, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अलग अलग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन सब में 10 है, तभी तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोला है। इलेक्ट्रॉन सब में 10 हैं, तभी तो आइसो। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 7, इसमें है 8, इसमें है 9, इसमें 11, इसमें 12 और इसमें 13। समझना मेरी बात को कि इधर से इधर जाएंगे तो देखो 7 लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं, 13 लोग 10 लोगों को खींच रहे हैं। कौन ज्यादा खींचेगा? 13 लोग 10 लोगों को आसानी से खींचेंगे। तो बताओ, जेड इफेक्टिव इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है? इंक्रीज। तो साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? सॉरी, साइज क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। लो, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। दूसरा, अगर प्लस की ताकत बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत भी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा है। अगर प्लस की ताकत बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। एक साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक की सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई है, ठीक है। तो और अगर हम बात करें आयंस की, है ना, आयंस ऑफ सेम साइज, ये तो हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब हेडिंग लगाते हैं आयंस ऑफ सेम एलिमेंट, आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। इसके लिए क्या निकालें? तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने लिख दिया यहां पर M, देन M प्लस, देन M और देन M माइनस, ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो इधर से इधर जाओगे तो समझना मेरी बात को, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इसमें प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन कम है। मतलब प्रोटॉन कम इन द सेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो प्रोटॉन कम रह जा रहे हैं, प्रोटॉन के साथ हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो जेड इफेक्टिव जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, तो साइज क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। साइज इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और EN भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये आयंस ऑफ सेम एलिमेंट के लिए पूछा गया है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि साइज ऑर्डर बताओ I और I माइनस में ये किसका ऑर्डर है, तो ये साइज का ऑर्डर हो गया। फिर आपसे पूछा जाएगा कि I और I माइनस में ये किसका ऑर्डर है, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हो गया। या किसका हो सकता है? EN का हो सकता है। या किसका हो सकता है? ये EA का भी हो सकता है। ये लो, ठीक है, ये ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी बता दिया और आयंस ऑफ सेम एलिमेंट भी बता दिया है। मेरी तरफ से पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीट है। मैं जानता हूं कि बहुत फास्ट पढ़ाया है, बट ये 50 मिनट का टारगेट था और उससे मैंने ऊपर ही पढ़ाए हैं। 10 मिनट क्या, 10-15 मिनट ऊपर पढ़ाए हैं, 10-15 मिनट, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन मैंने सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी हैं। फिर भी अगर कुछ रह गई हो तो प्लीज आप डिटेल्ड कोर्स में जरूर देखकर जाइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, मैंने ब्लॉक्स को भी अंदर समझाने की कोशिश करी है, लेकिन इससे जल्दी सारी चीजों को कवर करना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है, है ना। और ठीक है, और भी चीजें अगर कभी मौका मिला तो आप जरूर प्लीज उसको ना आपको देखिएगा जरूर। तो ये चीज आप जो देख रहे हैं ये रिवीजन वाला है, इसको आप तब करिएगा जब आपने मेन कोर्स में अच्छे से पढ़ाई कर ली है, तब आप इसको जरूर देख के जाइएगा। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्कार।